हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे डेली एग्जाम डोज नंबर 4। इससे पहले 3 डेली एग्जाम डोज आ चुकी हैं, ठीक है। और इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। आई होप आपने वीडियोस तो देख लिए होंगे और वीडियोस देखते रहें और अपने चैप्टर्स का रिवीजन करते रहें। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोट्स पढ़ने से काम चल जाएगा। बिल्कुल काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप नोट्स अच्छी तरह से कर लो। जब आपको लगता है कि यस नोट्स अच्छी तरह हो चुके हैं, तब दूसरी जगह पर आप मतलब अपना पढ़ाई लिखाई करें, दूसरी जगह से बुक पढ़ें या जो भी पढ़ना है। पहले नोट्स करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। वीडियोज यहाँ पर डले हुए हैं, उन वीडियोज़ को पढ़ें। और आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग वीडियोज फॉर मैनी डेज। तो अब दोबारा से हम वापस आ गए। बहुत ही बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अब यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊँ। पहले कैसे क्वेश्चन कराऊँ? बड़े। तो सपोज गुप्ता रूलर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, गुप्ता रूलर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे मैं सारे गुप्ता रूलर्स एक ही बार में करा रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं और रिवीजन कराऊंगा। और आपको डिटेल में वीडियो पढ़ने हैं सारे, तो आपको प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पहला चैप्टर मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी, मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराऊंगा और बताऊंगा छोटे छोटे क्वेश्चन भी कैसे यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो गुप्ता रूलर्स शॉर्ट में अगर देखें तो गुप्ता जो रूल है ये कब से कब तक है? 275 सीई से 550 सीई तक, 275 से 555 सीई। अब देखो कई जगह पे सीई लिख दो या एडी लिख दो, कंफ्यूज मत होना। सीई और एडी मतलब एक ही है, ठीक है ना। हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर यहाँ पे सी एडी लिख रहा है और यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम चल जाएगा। तो गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, गुप्त वंश की बात करें तो इनका जो रूल है ये स्टार्ट होता है जैसे कुषाण डायनेस्टी, इनसे पहले एक डायनेस्टी रूल करती थी, कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी जैसे ही डिक्लाइन होता है, उसमें गिरावट आती है, उसका पतन स्टार्ट होता है, तो गुप्ता डायनेस्टी पावर में आ जाती है, ठीक है। अब एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना, मैं बताता चलूंगा यहीं पर अंदर कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो आपको बताना श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। और गुप्ता डायनेस्टी एक्चुअल टाइम स्टार्ट हो जाता है 275 एडी से, ठीक है। अब मेन गुप्ता रूलर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि राइट द नेम ऑफ मेन रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो आप बताना श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो आप तो रूल याद रख लेना है, रूलर्स के नाम याद रख लेना। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। घटोत्कच की बात करें तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच रूलर बनते हैं गुप्त डायनेस्टी के। और इनको एक टाइटल दिया जाता है महाराजा का टाइटल, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो महाराजा का टाइटल दिया गया। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करते हैं तो घटोत्कच के सन थे सन चंद्रगुप्त फर्स्ट, ध्यान देना। घटोत्कच के सन चंद्रगुप्त फर्स्ट ये रूलर बनते हैं घटोत्कच के बाद। और इनको एक टाइटल मिला जब महाराजा धीराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराजा धीराज जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा, महाराजा धीराज। इनकी शादी होती है लिच्छवी प्रिंसेस, मतलब लिच्छवी की प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे चंद्रगुप्त की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और इन्हीं के टाइम पर इन्होंने एक स्टार्ट किया था, गुप्ता एरा की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्ता एरा की शुरुआत किसने की थी। तो आपको बताना चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड गुप्ता एरा। और कब स्टार्ट किया? 319 एडी में इन्होंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने एक एरा, एक युग की शुरुआत की, एक संवत की शुरुआत की, जिसका नाम दिया गया गुप्ता एरा। और कब स्टार्ट हुआ था? 319 एडी में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर एक नंबर का एक और क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त। यहाँ से छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे यहीं पर पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एक नंबर का कि समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपको पता है नेपोलियन फ्रांस के हुआ करते थे, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त। और किसने कहा? दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो B.A. स्मिथ एक व्यक्ति हैं, इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही इनको अपॉइंट करते हैं। और इनका मतलब मानना था, ये इनके आइडियाज़ थे, इनके विचार थे कि भारत को क्या किया जाए, भारत के कई हिस्सों को जीतकर भारत को एक रखा जाए, एक भारत रखा जाए, ठीक है। ये इंपीरियलिज्म की पॉलिसी में बिलीव करते थे। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपने साम्राज्य को विस्तार करते चले जाओ, विस्तार करते चलाओ, इस पॉलिसी में ये बिलीव करते थे। और गुप्ता एम्पायर को बहुत हद तक इन्होंने एक्सपेंड भी किया था।
इनके दरबार में कोर्ट पोएट हुआ करते थे, उनका नाम था हरिसेन। क्या हुआ करते थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने मतलब इनके बारे में सारी चीज़ें बताई इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो इनकी जो जीत हुआ करती थी, विक्ट्रीज हुआ करती थी, उनकी कहाँ पर वर्णन मिलता है उनका? तो उनका वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। किसने लिखी इलाहाबाद प्रशस्ति? हरिसेन। कौन थे हरिसेन? कोर्ट पोएट। यहाँ पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये मैंने अभी बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके पास पावरफुल नेवी हुआ करती थी और इनके विदेशी देशों के साथ मतलब आसपास के देशों के साथ अच्छे फॉरेन संबंध भी हुआ करते थे, फॉरेन रिलेशंस हुआ करते थे। इलाहाबाद प्रशस्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। समुद्रगुप्त को किसी भी बैटल में हराया नहीं गया था। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रशस्ति मतलब इसकी प्रशंसा में एक लेख लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लेख। उसी का नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, जिसके अनुसार कहा गया कि समुद्रगुप्त को आज तक हराया नहीं किसी ने, ऐसा मतलब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, इलाहाबाद आपको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी है, ध्यान रखना। प्रयाग जो इलाहाबाद को आज की डेट में प्रयागराज बोलते हैं, आपको पता होगा। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने समुद्रगुप्त ने खुद को अपने आप को ग्रेट ग्रैंडसन बोला है। किसका? श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त जो कि फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी के। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये इनके ग्रेट ग्रैंडसन है। ये विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे और आर्ट और म्यूजिक में इनका बहुत ही बड़ा लव था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे आर्ट और म्यूजिक से, आर्ट के लवर थे और बहुत ही एक्सीलेंट पोएट हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे और म्यूजिशियन भी थे। इनको बीड़ा बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो कई सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर ये बीड़ा बजाते हुए मिले हैं। तो ये बात है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है ना। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ध्यान रखना। तो ये सन है समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड और इनको कहा जाता है देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने एम्पायर को भी एक्सपेंड किया था समुद्रगुप्त की तरह और एक्सपेंड करने में इन्होंने 2 पॉलिसीज अपनाई। एक तो आसपास के क्षेत्रों को जीतते चले आओ और एक मैरिज अलाइंस, मतलब सामने वाली पार्टी से क्या कर लो? शादी कर लो, मतलब शादी वाला प्रस्ताव कर लो, अपने परिवार की उनके परिवार की मैरिज मतलब इस्टेब्लिश कर दो, अपना बेटा बेटी जो भी है उनसे साथ। तो मैरिज अलाइंसेस के थ्रू इन्होंने अपने एम्पायर को क्या किया? पावरफुल बनाया, एक्सपेंड किया और कई जगह पे तो डायरेक्ट इन्होंने विक्ट्री हासिल की। ठीक है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई वाकाटक का किंग रुद्रसेन से। ध्यान देना, इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कराई? वाकाटक का किंग रुद्रसेन, जो कि साउथ के रूलर हुआ करते थे। इन्होंने मालवा, गुजरात इनको ऑक्यूपाई कर लिया जीत जीत के और अब उज्जैन जो है उसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था इन्होंने। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री ओवर सकाज ही गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ध्यान देना, विक्रमादित्य का टाइटल, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से गुप्त रूलर को विक्रमादित्य का टाइटल मिला। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त सेकंड। और कब मिला? जब इन्होंने शक जो थे, फॉरेन रूलर्स जो थे, फॉरेन पावर थी, ध्यान रखना, शक कुषाण हूण, ये फॉरेनर्स थे। तो शकों का इन्होंने विनाश कर दिया और इनको टाइटल मिला विक्रमादित्य का। ठीक है। कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य के बारे में पढ़ेंगे। अब अगले रूलर हैं कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य। बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले कौन थे। तो आपको बताना है कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त रूलर बन जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त के बारे में बात करें तो ये इल्डेस्ट सन नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी ये रूलर बन जाते हैं। और किसके इल्डेस्ट सन? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के। ठीक है ना। और ये एक यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान देना। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से हमें पता चला है, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट आपको पता है, रॉक्स पर मतलब कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें पता चला है जूनागढ़ के रॉक एडिक्ट से। जूनागढ़ जो कि आपको पता है गुजरात में पड़ता है, वहाँ से पता चला है कि इन्होंने सुदर्शन जो लेक है, सुदर्शन लेक का रिनोवेशन करवाया था। रिनोवेशन का मतलब है उसको मरम्मत करवाई, मेंटेनेंस करवाया था, और वो सुदर्शन लेक जिसको मौर्यन रूलर्स ने बनाया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मतलब वहाँ से एक चीज़ और पता चलती है हमें। क्या पता चलती है? कि स्कंदगुप्त की फाइट हुई थी हूण के साथ। किसके साथ हुई थी? स्कंदगुप्त की लड़ाई होती है हूणों के साथ, और फाइनली उन्होंने हूणों को डिफीट कर दिया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गुप्ता रूलर्स के बारे में 1-1 नंबर के कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे जो मैंने आपको भी बता दिए। अब एक क्वेश्चन हम सिविक्स का डिस्कस कर लेते हैं कि पावर्स ऑफ लोकसभा की कौन कौन सी पावर्स हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इस बार 5 की 5 पावर तो आपको नहीं लिखनी, हो सकता है 2 पावर आपको पूछ ले। तो लोकसभा के पावर्स और फंक्शंस की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो ये
5 पावर हैं आपको याद रखनी है। पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर। दूसरी फाइनेंशियल पावर है। तीसरी पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर। और लास्ट पावर है फंक्शन एज इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल पावर। ये 5 की 5 पावर है। मैं सारी की सारी पावर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली पावर लोकसभा की लेजिस्लेटिव पावर। लोकसभा, ध्यान देना, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट। लोकसभा एक ही बात है, ठीक है, मतलब एक ही बात तो क्या, पार्लियामेंट का हाउस ही है। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, आपको पता है। पार्लियामेंट मतलब वही लोकसभा। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कौन कौन सी सब्जेक्ट में? यूनियन लिस्ट में बना सकती है। इसको थोड़ा सही कर लेना, ये यूनियनिस्ट कर दिया है, इसको यूनियन लिस्ट आएगा यहाँ पे। तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। दूसरी कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकती है। कौन सी लिस्ट में बना सकती है? कॉन्करेंट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी रेजिडुअरी लिस्ट में बना सकती है, रेजिडुअरी लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में भी बना सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जनरली यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। अगर कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है वही बात माननी पड़ती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना ही कॉन्करेंट में, वो आते हैं रेजिडुअल लिस्ट में। तो रेजिडुअल लिस्ट में भी लॉ बनाने की पावर जो है आपकी किसके पास है? ये पावर है आपकी पार्लियामेंट के पास, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे इमरजेंसी लग जाती है, तब स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, स्टेट लिस्ट में नॉर्मली लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं बिल्स की। तो जो नॉन मनी बिल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं, उनको किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, नॉन मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इसको आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हो, इसको आप राज्यसभा में भी पेश कर सकते हो, कहीं भी आप पेश कर सकते हो, कोई आपके यहाँ पे पाबंदी नहीं है। दूसरी पावर है फाइनेंशियल पावर। कौन सी पावर है? फाइनेंशियल पावर। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फाइनेंशियल पावर है वो लोकसभा को ही प्रोवाइड की है। राज्यसभा का इसमें सेकेंडरी रोल है, राज्यसभा का कुछ खास रोल है नहीं इसमें। तो फाइनेंशियल पावर मेनली लोकसभा के पास ज़्यादा है, और लोकसभा फाइनेंशियल पावर्स के मामले में ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, ठीक है। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल 109 में मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है, और ये कहा गया है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होंगे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सबसे पहले मनी बिल कहाँ पे आएगा? लोकसभा में आएगा, ना कि राज्यसभा में। पहले लोकसभा में आएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में उसको भेजा जाएगा। मगर इंट्रोडक्शन कहाँ पर होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन मनी बिल का हमेशा लोकसभा में होगा पहले, और जैसे ही लोकसभा में मनी बिल पास हो जाएगा उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। और ये राज्यसभा के लिए ज़रूरी है कि उस मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन के अंदर वापस भेजे लोकसभा में, ठीक है। भेजना उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, राज्यसभा चाहे तो कुछ एडवाइस दे सकती है कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट कर लो। अब उन एडवाइस को मानना या ना मानना ये डिपेंड करता है लोकसभा पे, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, चलो मैं आपको देता हूँ कि कौन डिसाइड करता है मनी बिल है या नहीं है। हु डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ये क्वेश्चन आपको आंसर करके देना है, ठीक है। अगला, पावर टू अमेंड, पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर भी है लोकसभा के पास। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत को दी है। भारत में जो सरकार पाई जाती है वो पाई जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, अमेरिका में किस टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है? कमेंट करके आपको बताना है। तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अनुसार या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति, और पार्लियामेंट में भी स्पेशली लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जनता ने किसको चुन के भेजा है, जनता ने इलेक्शन किसको दिया, मतलब वोट किसको दिया था? लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोकसभा के मेंबर्स को वोट दिया था, और इन्होंने सरकार बनाई। तो ये सरकार किसके प्रति जिम्मेदार रहेगी? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस में जब तक रहते हैं जब तक लोकसभा का इन पर कॉन्फिडेंस है, और जैसे ही लोकसभा का कॉन्फिडेंस इनसे हटा, तो अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला बिल पास किया सरकार के खिलाफ, तो फिर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और भी तरीके से लोकसभा कंट्रोल करती है, आपको पता है डिस्कशन होता है, पार्टी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है, ये सारे ऑप्शन भी इनके पास रहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, अकेले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित एक आर्टिकल है पार्लियामेंट का, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 368। और ऐसे जो बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से संबंधित जो बिल होते हैं, इनको आप चाहे लोकसभा में ले आओ या फिर राज्यसभा में, कहीं पर भी आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मगर यहाँ पर एक खास बात है, नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर मान लो इन केस कोई बिल पास नहीं हो पाता एक हाउस में, तो यहाँ पर जॉइंट मीटिंग बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखना। तो देयर इज ए नो प्रोविजन टू कॉल फॉर ए जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टू डिस्कस अबाउट मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर बिल कैसा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो प्रेसिडेंट जो जॉइंट मीटिंग नहीं बुला सकते, जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते दोनों हाउसेस का, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगली पावर है इलेक्टोरल पावर, या मतलब फंक्शंस है जो इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल पावर और है। इलेक्टोरल पावर का मतलब है इलेक्शन से रिलेटेड पावर, ठीक है। तो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ध्यान देना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है। तो लोकसभा भी पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है, और एज वेल एज जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 54, ठीक है। तो आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल है। तो यहाँ पर कमेंट करके बताना है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, व्हाट इज आर्टिकल 79 अबाउट, आर्टिकल 79 किससे संबंधित है वो भी बताना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे जितने भी नोट्स हैं लकी एजुकेशन के सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर। कोई भी अगर आपसे हमारे नोट्स के नाम पर पैसा मांगता है तो वो सब फर्जी हैं, फेक हैं, उनसे ना लें। और ये चीज़ अपने मित्रों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको नोट्सों को मित्रों को अपने को प्रोवाइड कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सारे वीडियोज़ हमारे फ्रीली अवेलेबल हैं, अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। सो थैंक यू so much and God bless you all.